नमस्कार साथियों, कक्षा 12 ज्योग्राफी का अध्याय नंबर 20 और परिवहन से 2021 में जो भी प्रश्न पूछा जाएगा आपको इस वीडियो से उसका आंसर मिल जाएगा। बहुत ही ध्यान से इसे देखना, कोई भी चीज़ इसमें छोड़ी नहीं गई है, शॉर्ट नोट के रूप में इसे बनाया गया है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए ज्योग्राफी के या हिस्ट्री पॉलिटिकल के या अनिवार्य हिंदी के, तो चैनल की कम्युनिटी में जाकर, जेके विद काला की कम्युनिटी में जाकर आप देख लें। वहाँ थोड़ा चार्ज भी लिया जा रहा है क्योंकि मेहनत काफ़ी हुई थी नोट्स बनाने में, और आपको वो नोट्स मिल जाएंगे, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर भी हैं। तो अब इसमें हम देखेंगे रिवीजन के तौर पर परिवहन को। परिवहन क्या होता है? परिवहन से आशय यात्रियों व वस्तुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने से है। परिवहन के साधनों को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है स्थल परिवहन, दूसरा जल परिवहन और तीसरा वायु परिवहन। तो परिवहन क्या हुआ कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो लाना ले जाना, ये जो कार्य किया जाता है ये परिवहन के द्वारा होता है, ये परिवहन होता है। इसमें स्थल परिवहन क्या होता है, जल परिवहन क्या होता है और वायु परिवहन क्या होता है, वो हम डिटेल से पढ़ेंगे। परिवहन को 3 भागों में बांटा गया है। तो आप देखें, परिवहन तंत्र के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो पहला भौतिक कारक। परिवहन का विकास समतल क्षेत्रों में अधिक होता है। देखो कैसे प्रभावित करते हैं। पहला भौतिक कारक, परिवहन का विकास समतल क्षेत्रों में अधिक होता है। उत्तर भारत में दक्षिण एवं पूर्वोत्तर भाग अपेक्षा समतल क्षेत्र है, और उत्तर भारत में 50% से अधिक रेल मार्ग है, जबकि इसके विपरीत दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत व जम्मू कश्मीर में धरातल उबड़ खाबड़ है। अतः वहाँ क्या है, वहाँ ये तंत्र अपेक्षा करते कम विकसित हैं। फिर है सांस्कृतिक कारक। देश में पाई जाने वाली जनसंख्या घनत्व की भिन्नता परिवहन तंत्र के विकास को प्रभावित करती है। आर्थिक कारक, खनिजों उद्योगों के बहुतायत वाले क्षेत्रों में परिवहन तंत्र का विकास ही अधिक होता है। सुरक्षात्मक कारक की अगर हम बात करें तो दूरस्थ सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षात्मक सैन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भी परिवहन तंत्र का विकास किया जाता है। इन्हीं के अभाव में हम सन 1962 में चीन के आक्रमण का पूरी शक्ति के साथ में मुकाबला नहीं कर सके। उसके बाद में आप देखें राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारक की अगर हम बात करें तो सरकारी नीति व राजनीतिक उद्देश्यों पर भी परिवहन तंत्र का विकास निर्भर करता है। भारत सरकार के आर्थिक विकेंद्रीकरण व पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने की नीति को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों को रेल अथवा सड़क मार्गों द्वारा जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। सड़क परिवहन। बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो, आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी, किसी भी बोर्ड का क्यों ना हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट क्लास 6 से 12 का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, सभी का जवाब मिलेगा आपको डाउटनेट ऐप पर। साथ ही कक्षा 9 से 12 के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लास, यानी पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा डाउटनेट ऐप पर लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप को, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया। भारत में प्राचीन काल से सड़क परिवहन का महत्व है। शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई तथा अंग्रेजों ने भी इससे सड़क परिवहन का विकास किया। 2015 को देश में सड़कों की कुल लंबाई 48.85 लाख किलोमीटर थी। सड़क परिवहन का महत्व है उपभोक्ता को घर तक पहुंचाना, व्यापकता, कृषि विकास में सहायता, लचीलापन, शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं का परिवहन, निर्माण व मरम्मत पर कम खर्च, कम दूरी के लिए आदर्श परिवहन साधन, युद्ध व अकाल, प्राकृतिक आपदा के समय उपयुक्त, ग्रामीण भारत में समुचित विकास हेतु सर्वप्रिय साधन, लघु से वृहत उद्योगों के विकास में ये सहायक हैं। भारत में सड़कों के 5 प्रकार प्रमुख हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों का निरंतर विकास हुआ। 1950-51 में इनकी लंबाई कितनी थी? 19,700 किलोमीटर थी, जो अब बढ़कर आपके 1,04,75 हो गई। उसके बाद आप देखें देश में कुल 235 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं।
राज्य मार्ग, इनके रख रखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। ये सड़कें जिला मुख्यालयों की राजधानी को जोड़ता है। जिला सड़क मार्ग, ये सड़कें जिला मुख्यालय को जिलों के अन्य स्थानों से मिलते हैं। इनकी कुल लंबाई लगभग 4.7 लाख किलोमीटर और देश की कुल सड़क का 14% है। ग्रामीण सड़कें, देश में कुल सड़कों का लगभग 80% भाग ग्रामीण सड़कों के रूप में है और देश में ग्रामीण सड़कों में शहरों, कस्बों, ग्रामीण सड़क मार्गों को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना चलाई जा रही है। सीमावर्ती सड़कें, कि देश में वर्ष 1960 में सीमा सड़क संगठन की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण को बढ़ावा देना है। रेल परिवहन, ये देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उपक्रम है। भारत में प्रथम रेल 16 अप्रैल 1953 को मुंबई से ठाणे के मध्य 34 किलोमीटर के मध्य चलाई गई थी। योजना काल में रेल परिवहन का तेजी से विकास हुआ। भारतीय रेलों की प्रशासनिक व्यवस्था, देश में भारतीय रेलवे का संचालन केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। 1949 में देश में 9 राजकीय व 28 देशी रियासतों की रेल चलती है और 1950 में इनके राष्ट्रीयकरण कर 8 रेल मंडल बनाए गए। वर्तमान में रेल मंडलों की संख्या कितनी है? 17। रिवीजन कर रहे हैं हम तो स्पीड से इसको आप देखते रहें। भारतीय रेल मार्ग का वितरण, भारतीय रेल का वितरण असमान है। इसमें परिवहन, इसे वितरण के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। सघन रेल मार्ग वाला क्षेत्र, इसमें मुख्य केंद्र दिल्ली है तथा भारत के उत्तरी मैदान में अमृतसर से कोलकाता के मध्य देश का आधा रेल मार्ग आता है। दक्षिणी भारत में रेल मार्ग का वितरण, यहाँ पठारी एवं विषम सतह वाला विभाग होने से रेल मार्गों का समुचित विकास नहीं हो पाया है। और विरल रेल मार्गों के क्षेत्र, इसमें पश्चिमी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर पूर्वी का पहाड़ी क्षेत्र आता है जहां रेल मार्ग का कम विकास हुआ है। भारतीय रेल का आधुनिकीकरण, गतिमान एक्सप्रेस, ये ट्रेन 5 अप्रैल 2016 को हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से आगरा कैंट के मध्य चलाई गई। उसके बाद देखें शान ए पंजाब एक्सप्रेस, ये ट्रेन 8 अप्रैल 2016 से अमृतसर से दिल्ली के मध्य चलाई जा रही है। इसके सभी कोचों में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। हिमसागर एक्सप्रेस, ये देश की सबसे लंबी दूरी 3729 किलोमीटर तय करने वाली ट्रेन है जो कन्याकुमारी से जम्मू तवी तक चलती है। बुलेट ट्रेन, ये बहुत तेज गति से चलने वाली ट्रेन है। मुंबई अहमदाबाद रेल मार्ग के बाद सरकार ने इसे दिल्ली से 3 शहरों, कौन कौन से, लखनऊ, वाराणसी व कोलकाता तक चलाने का निर्णय लिया। उसके बाद देखें आप तेलुगु ट्रेन, ये तेज गति से चलने वाली ट्रेन है जो 2 मार्गों पर चलाई जाती है, दिल्ली मुंबई और मथुरा पलवल। पहला रेल विश्वविद्यालय 25 फरवरी 2016 के रेल बजट में देश का पहला रेल विश्वविद्यालय वडोदरा गुजरात में बनाने की घोषणा की गई। मेट्रो रेल का शुभारंभ 1972 में कोलकाता में किया गया। इसके बाद दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर में मेट्रो का संचालन किया गया। फ्रंट कॉरिडोर परियोजना, इस परियोजना में देश के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को जोड़ने हेतु रेल परिचालन किया जाएगा। मोनोरेल, देश की पहली मोनोरेल 1 फरवरी 2014 को मुंबई में चलाई गई। उसके बाद वायु परिवहन है। देश में वायु परिवहन सबसे तीव्रतम, आधुनिक, महंगा साधन है। भारत में इसकी शुरुआत 1911 में इलाहाबाद व नैनी के बीच प्रथम उड़ान के साथ हुई। 1913 में भारत की वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1 मार्च 1994 से इंडियन एयरलाइंस का एयर इंडिया का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। दोनों का विलय कर द नेशन एविएशन ऑफ इंडियाज लिमिटेड नामक कंपनी गठित की गई जो एयर इंडिया के नाम से सेवा उपलब्ध कराएगी। ये वायु परिवहन के महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन निम्न बिंदुओं के अंतर्गत किया जाता है। पहला, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, पूर्वोत्तर क्षेत्र के ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। भारतीय हवाई अड्डों की 4 श्रेणियां। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, इसमें दिल्ली का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोलकाता का नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा या जिसे दमदम कहा जाता है, मुंबई का सांता क्रूज जिसे छत्रपति शिवाजी भी कहा जाता है, चेन्नई का मीनाकम हवाई अड्डा तथा जयपुर का सांगानेर एयरपोर्ट, अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु आदि के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे शामिल है। बड़े हवाई अड्डे की बात करें तो इसमें लखनऊ और नागपुर, वाराणसी, अगरतला जैसे हवाई अड्डे शामिल हैं। मध्यम श्रेणी के हवाई अड्डे इसमें इलाहाबाद, औरंगाबाद, भुवनेश्वर, भुज, गया, गोरखपुर, इंदौर के हवाई अड्डे शामिल हैं। छोटे हवाई अड्डे इसमें अकोला, सतना, सोलापुर, जोधपुर, जबलपुर, बिलासपुर, झांसी आदि हवाई अड्डे शामिल हैं। भारत में हवाई अड्डों हेतु अनुकूल दशाओं का उल्लेख। भारत एक विशाल आकार है
भारत की स्थिति विश्व के प्रमुख वायुमार्गों पर है। यहाँ वायुयान निर्माण हेतु पर्याप्त एल्यूमीनियम उपलब्ध है। वायुयान निर्माण हेतु तकनीकी ज्ञान भी देश में उपलब्ध है। देश में विशाल जनसंख्या है। यहाँ हवाई अड्डों के निर्माण हेतु समतल एवं कठोर भूमि उपलब्ध है। देश में काफ़ी विशाल पर्यटन उद्योग हैं। राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति 2016 भारत में घरेलू उड्डयन को बढ़ावा देने के लिए देश की पहली राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति 15 जून 2016 को घोषित की गई। इस नीति के मुख्य उद्देश्यों में निम्नलिखित बिंदु हैं। भारत में नागरिक उड्डयन के मामले में देश में 2022 तक 9वें से तीसरा बड़ा बाजार बनना। वर्तमान में भारत का 9वां स्थान है। विमान सेवाओं की पहुंच आम आदमी तक ले जाना। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों में हेलीकॉप्टर अड्डों का विकास करना। नियमों में ढील आसान प्रक्रिया। ई गवर्नेंस द्वारा व्यापार करने की सुगमता लाना। नागरिक उड्डयन क्षेत्र में मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन होना। उसके बाद में जल परिवहन की अगर हम बात करें तो ये देश का सबसे सस्ता परिवहन साधन है। भारत में जलमार्ग को 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। एक आंतरिक जल परिवहन। भारत में पास अंतर्देशीय जहाज चलाने के लिए 14,500 किलोमीटर जलमार्ग है। देश का सर्वाधिक आंतरिक जलमार्ग क्रमशः उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, असम, केरल, बिहार, उड़ीसा। भारत में 6 महत्वपूर्ण जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। देश में आंतरिक जल परिवहन के विकास के लिए कई बाधाएं व कई लाभ हैं। देश में जलमार्ग विकास हेतु 27 अक्टूबर 1986 को भारत में देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया। सरकार ने 6 जलमार्गों का राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। गंगा में हल्दिया से इलाहाबाद तक 1620 किलोमीटर, ब्रह्मपुत्र से धुबरी से सादिया तक 891 किलोमीटर, केरल से चंपाकारा नहर 14 किलोमीटर, पश्चिमी तट नहर कोल्लम कोटापुरम खंड 168 किलोमीटर, असम से बागा से लखीपुर। केंद्र सरकार ने इसे और मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग विधेयक 2015 पारित किया गया। महासागरीय जल परिवहन। भारत ने 17 किलोमीटर लंबी समुद्री तटरेखा, 20 लाख वर्ग किलोमीटर की समुद्री आर्थिक क्षेत्र। देश में संपूर्ण तटरेखा पर 13 प्रमुख पतन और 26 लघु मध्यम पतन है। फिर पाइपलाइन परिवहन। ये परिवहन का नया साधन है। इसमें खनिज तेल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तरल लोहा जल परिवहन किया जाता है। पाइपलाइन परिवहन के लाभ कौन कौन से हैं? तो इसमें पहला देखें कि सस्ता साधन, सुगम परिवहन, उबड़ खाबड़ मार्ग में परिवहन, ऊर्जा की बचत और समुद्री जल में भी पाइपलाइन बिछाई जाती है। सुनिश्चित आपूर्ति और समय की बचत, प्रदूषण कम। भारत में पाइपलाइनें कौन कौन सी है? नारकटिया, नूनमती, बरौनी पाइपलाइन, गुजरात की पाइपलाइन ने सलाया कोयले, मथुरा पाइपलाइन, मुंबई हाई मुंबई, अंकलेश्वर कोयले पाइपलाइन, भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना, हाजिरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इसके अंतर्गत 46 किलोमीटर लंबी 4, 5, 4 व 6 लेनों वाले राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की योजना जो देश के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कौन कौन से? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को जोड़ते हैं। उसके बाद में आप देखें राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास परियोजना, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना। ये परियोजना दिसंबर सन 2000 में प्रारंभ की गई। इस परियोजना का क्रियान्वयन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया गया। इस परियोजना को स्वर्णिम चतुर्भुज व उत्तर दक्षिण की पूर्व पश्चिम गलियारा भी सम्मिलित है। तो हमने स्पीड से इसका रिवीजन किया। अगर ऐसे नोट्स आपको लेने हैं तो इस जीके विद काला की कम्युनिटी में देखें, वहाँ डिटेल है। और कक्षा 12 ज्योग्राफी के नाम से प्ले लिस्ट है, वहाँ इस ज्योग्राफी को डिटेल से पढ़ सकते हैं। 2021 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवा रखे हैं, प्ले लिस्ट मिलेगी, वहाँ आप जरूर देखें। धन्यवाद दोस्तों।